Hello dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के एक इम्पोर्टेंट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नेम है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, जो कि सब्जेक्ट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का यूनिट नंबर 10 है। और आज इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट के सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों के लिए आसानी हो। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस यूनिट का जो नेम है उसका मतलब मैं आपको समझा दूं। देखो, कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं? जब हमारे पास दो लोग, दो ग्रुप्स या दो कंपनी या डिपार्टमेंट, उनके वैल्यूज, उनके इंटरेस्ट या उनके गोल या उनके मकासद डिफरेंट हो, तो उनके दरमियान क्या आता है? उनके दरमियान डिफरेंसेस आते हैं, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बनता है। तो आज इस यूनिट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को हम मैनेज कैसे करेंगे, और इसी के साथ डिसीजन मेकिंग कैसे होती है और नर्सिंग में डिसीजन मेकिंग के लिए क्या क्या नीड होता है। चूंकि कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास आता है ह्यूमन इंटरेक्शन से, तो उसको सॉल्व आप प्रॉपर कम्युनिकेशन के जरिए कर सकते हो। इसलिए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग का यूनिट इन्होंने इंक्लूड किया है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को। सबसे पहले हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट की कुछ डिटेल है, बैकग्राउंड है कि कॉन्फ्लिक्ट इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। कॉन्फ्लिक्ट जो है ये ह्यूमन इंटरेक्शन का नेचुरल पार्ट है। जो कोई भी हो, चाहे वो नर्सिस हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो एलाइड हेल्थ साइंस प्रोफेशनल हो, चाहे आप अपने घर में हो, कॉन्फ्लिक्ट हर जगह पे आते रहते हैं। हर जगह पे लोगों के ओपिनियंस, उनके वैल्यूज, उनके बिलीफ में डिफरेंसेस होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ये एक नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन है। इसमें क्या होता है कि दो इंडिविजुअल, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, उनमें क्या होता है? उनके ओपिनियंस में, उनके बिलीफ्स में, वैल्यूज में, गोल्स में, इंटरेस्ट और नीड में क्या होता है? डिफरेंसेस होते हैं। अब ओपिनियंस हो गए, उनके मकसद हो गए, वो जिन चीज़ों को वैल्यूज दे, उनका जो इंटरेस्ट होता है, उनकी जो नीड होती है। जब दो लोगों की नीड में डिफरेंसेस आएंगे तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट लाजमी आएगा। एक कहेगा कि नहीं मेरी नीड पूरी हो, दूसरा कहेगा कि नहीं मेरी नीड पूरी हो। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस आते हैं किसी दो लोगों के दरमियान, दो डिपार्टमेंट के दरमियान, दो ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, दो ग्रुपों के दरमियान, तो इस तरह के डिफरेंसेस को हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। इन हेल्थ केयर सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट में अकर एमंग नर्सिस, डॉक्टर, पेशेंट, फैमिलीज एंड हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर। तो हॉस्पिटल साइड पे नर्सिस का आपस में कॉन्फ्लिक्ट आता है, अपने सीनियर्स के साथ आता है, एचआर वालों के साथ आता है, डॉक्टर्स के साथ आ सकता है, अटेंडेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। अटेंडेंट कहते हैं कि नहीं हम क्या करेंगे, हम दम दरूद वगैरह पेशेंट के लिए करेंगे। आप उनको कहते हो वो आप किया करो लेकिन मेडिसिन भी दिया करो, लेकिन वो नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि उनके बिलीफ अलग हैं बीमारी के बारे में और आपका बिलीफ अलग है बीमारी के बारे में। आप एक मेडिसिन को भी वैल्यू आप दे रहे लेकिन वो मेडिसिन को वैल्यू नहीं दे रहे। तो इस तरह के जो सिचुएशन होते हैं, इस तरह के जो डिफरेंसेस होते हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। अभी आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा बहुत माइंड बन चुका होगा। अब जिस तरह हमने पढ़ा कि कॉन्फ्लिक्ट एक डिफरेंसेस है ओपिनियंस के दरमियान, तो इसको एक तरह से आप लड़ाई भी कह सकते हो कि जब दो लोग एक बात पे मुत्तफिक नहीं है तो लाजमी बात है, अगर एक की आप मानते हो दूसरा खफा होता है, दूसरे की मानते हो पहला खफा होता है। लेकिन क्या कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। इफ मैनेज प्रॉपरली इट कैन इंप्रूव कम्युनिकेशन, स्ट्रेंथन टीम वर्क
इनकरेज इनोवेशन एंड इम्प्रूव पेशेंट केयर। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि अगर आप देखो, कन्फ्लिक्ट हमेशा नेगेटिव नहीं होता। हो सकता है कि सामने वाला किसी अच्छी चीज के लिए मेरे साथ क्या कर रहा हो, मेरे साथ बहस कर रहा हो, और जब मैं थोड़ी देर बाद उस चीज के बारे में सोचूं और उसको प्रॉपर मैनेज करूं, फिर मुझे पता चले कि ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ये काफी ज्यादा अहमियत रखता है, तो फिर क्या होगा, इसका फायदा हो गया कन्फ्लिक्ट का। तो कन्फ्लिक्ट हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। कन्फ्लिक्ट का मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बल्कि ये हमारे पास क्या है, अगर इसको हम प्रॉपरली मैनेज कर ले तो ये हमारे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, ये हमारे टीम वर्क को स्ट्रेंथ करता है, ये हमारे पास इनोवेशन लेकर आता है और पेशेंट केयर को इम्प्रूव करता है, अगर आपके पास कन्फ्लिक्ट प्रॉपर मैनेज हो। लेकिन अगर आपके पास आपके डिपार्टमेंट में नर्सिस के दरमियान, पेशेंट अटेंडेंट के दरमियान, आपका पेशेंट के साथ, डॉक्टर्स के साथ अगर कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, वो आपके स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज करेगा, वो प्रोडक्टिविटी जो आप केयर दे रहे मरीज को वो इफेक्ट होगा, डायरेक्टली इफेक्ट होगा या इनडायरेक्टली। नेगेटिवली इफेक्ट पेशेंट आउटकम आपके पास नेगेटिवली इफेक्ट होंगे, मतलब पेशेंट के वो आउटकम नहीं होंगे जो होने चाहिए अगर आपके पास कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ना हो, खत्म ना हो, सॉल्व ना हो, उसको मैनेज ना किया जाए। तो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। यहाँ पे एक और डिफिनीशन है कन्फ्लिक्ट की कि कन्फ्लिक्ट इज अ डिसएग्रीमेंट और क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स। मतलब ये एक डिफरेंसेस होते हैं या क्लैशेस होते हैं, एक लड़ाई की तरह आप कह सकते हो कि मतलब वो एक दूसरे के ओपिनियन के साथ मुत्तफिक नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू नर्सिंग मैनेजमेंट, कन्फ्लिक्ट इज अ प्रोसेस in which one party perceives that another party has negatively affected or is about to negatively affect something important to them। कन्फ्लिक्ट क्या होता है नर्सिंग में? नर्सिंग में ये होता है कि अगर आपका किसी के साथ कन्फ्लिक्ट हो तो आपके जहन में ये होगा कि ये जो सामने वाला जो बात कह रहा है या जो काम कर रहा है या जो उसका माइंड है, तो वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या मेरी अहमियत उसके सामने कम हो रही है, या वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। जब आप किसी के बारे में ये समझते हैं या किसी के बारे में ये सोचते हैं, तो फिर यहाँ पे आपके पास कन्फ्लिक्ट डेवलप होता है, यहाँ पे आपके पास कन्फ्लिक्ट बनता है। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कन्फ्लिक्ट के। कन्फ्लिक्ट की समझ तो आपको आ गई, डिसएग्रीमेंट बिटवीन ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स etc। सही है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कन्फ्लिक्ट्स के। सबसे पहले, इट अकर व्हेन पीपल इंटरेक्ट। ये तब होगा जब लोग आपस में इंटरेक्शन करेंगे। अब एक पर्सन के साथ आपके इंटरेक्शन ही नहीं है तो उसके साथ आपका कन्फ्लिक्ट कैसे आएगा? मिसाल के तौर पे, अगर आप आईसीयू में काम कर रहे हैं, सही है, अब कार्डियोलॉजी वार्ड का कोई डॉक्टर वगैरह है, उसके साथ आप सिरे से सलाम दुआ ही नहीं है, तो कन्फ्लिक्ट कैसे बनेगा? कन्फ्लिक्ट नहीं बनेगा। तो कन्फ्लिक्ट के लिए जरूरी है कि आप किसी पर्सन के साथ इंटरेक्शन करोगे, उसके साथ लेन देन रखोगे, उसके साथ आपके ताल्लुकात बातचीत होगी। सेकेंड, इट इन्वॉल्व्स डिफरेंस इन ओपिनियंस और गोल। ये तब आता है जब हमारे पास गोल या ओपिनियन, गोल्स कहते हैं मकसद को, या ओपिनियंस, गोल या ओपिनियंस के दरमियान डिफरेंसेस होंगे तो तब कन्फ्लिक्ट बनेगा। इट मे बी वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये वर्बल भी हो सकते, लोग मुंह से भी कहते हैं कि नहीं ये काम मैंने नहीं करना, या मैं आपके साथ मुत्तफिक नहीं हूं। कुछ लोग क्या कहते हैं, आपको आंखों से इशारा करते हैं कि आई एम नॉट एग्री विद यू और विद योर डिसीजन। तो ये वर्बल कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। जिस तरह कभी कभार कोई पर्सन हमारे साथ किसी बात पे मुत्तफिक नहीं होता तो वो खामोश हो जाता है, हाँ या ना नहीं कहता, फिर हमें समझ आ जाता है कि ये मेरी बात पे मुत्तफिक नहीं है। तो ये एक तरह से कन्फ्लिक्ट है जिसको वो नॉन वर्बली आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि कन्फ्लिक्ट हमेशा नेगेटिव नहीं होता, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। कन्फ्लिक्ट का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि उससे पेशेंट को नुकसान मिलेगा या उससे जो है ना कोई गलत होगा, बल्कि कन्फ्लिक्ट वो भी कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अब कंस्ट्रक्टिव किसे कहते हैं?
कंस्ट्रक्टिव इसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आप एक गलत डिसीजन ले रहे हैं, सामने वाले को पता है कि आपका डिसीजन गलत है, वो आपको समझाए, शुरू में आपके साथ मुत्तफिक ना हो, जब वो मुत्तफिक नहीं होगा तो आपको भी सोचने का मौका मिलेगा, आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे। तो कुछ कम्युनिकेशन के बाद अगर आपको एहसास हो जाए कि हाँ मैं गलत हूँ वो सही है, तो वो जो कन्फ्लिक्ट था वो क्या था, वो कंस्ट्रक्टिव था और उससे आपको फ़ायदा पहुँचा या मरीज़ को फ़ायदा पहुँचा। लेकिन अगर आपका कन्फ्लिक्ट ना बनता और डायरेक्ट आप उसके साथ बात मान लेते, फिर क्या नुकसान होता, फिर ये नुकसान होता कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप जो फैसला करें वो सही हो, आपका गलत फैसला पेशेंट के केयर के लिए नुकसानदेह साबित होता। इट रिक्वायर कम्युनिकेशन फॉर रिजोल्यूशन। कन्फ्लिक्ट को अगर आप रिजॉल्व करना चाहते हो तो आपने कम्युनिकेशन करनी। वो कहते हैं ना कि जो जितने भी मसाइल होते हैं मज़ाकिरात से हल होते हैं, तो ये मज़ाकिरात कम्युनिकेशन होती है कि आपको पता चले कि सामने वाले का ओपिनियन क्या है। अगर उसका ओपिनियन मरीज की सेहत के लिए सही है तो आप अपने ओपिनियन से साइड पे हो सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, जब आप उसके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करोगे। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके कन्फ्लिक्ट के, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट्स के टाइप्स। अब कन्फ्लिक्ट्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक है इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट, conflict occurring within an individual. Others feel confused about whether to continue study or work overtime. देखो ये conflict आप लोगों के जहन में एडमिशन के टाइम पे शायद आया हो कि मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ, इस कॉलेज में लूँ या उस कॉलेज में लूँ, फिर मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो एक कन्फ्लिक्ट जो इंसान के अपने माइंड के अंदर हो या इंसान का अपने आप से हो, उसको इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। एक होता है इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। तो इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल, दो लोगों के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट हो उसको इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू नर्सेज रिगार्डिंग ड्यूटी असाइनमेंट्स। सही है, दो नर्सेज हैं वो ड्यूटी पे एग्री नहीं है, एक कहता है कि मुझे मॉर्निंग चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं मॉर्निंग मुझे चाहिए। तो दो लोगों के दरमियान या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जब हमारे पास कन्फ्लिक्ट होगा तो उसको हम कहेंगे इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। एक हमारे पास है इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट। इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट क्या है कि कन्फ्लिक्ट एमंग मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। अब आईसीयू की टीम है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम है, अगर उनका आपस में किसी बात पे कन्फ्लिक्ट हो, किसी बात पे डिसएग्रीमेंट हो, तो इसको हम कहेंगे इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट। इसके बाद है इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। तो इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट क्या होगा कि आपके पास कार्डियोलॉजी और सर्जिकल आईसीयू ये दो ग्रुप्स अगर आप ले लें और इनका आपस में अगर एग्रीमेंट ना हो, डिसएग्रीमेंट हो, तो इसको हम कहेंगे इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट बिटवीन इमरजेंसी डिपार्टमेंट स्टाफ एंड वार्ड स्टाफ। इमरजेंसी डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि मरीज को आप लोग मैनेज करोगे, वार्ड वाले कह रहे हैं कि नहीं इमरजेंसी में मैनेज करो और थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाए फिर हमारी तरफ भेजो। तो ये एक तरह से कन्फ्लिक्ट है, तो इसको हम कहते हैं इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट। ऑर्गेनाइजेशन क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कन्फ्लिक्ट आ जाए। मिसाल के तौर पे आपके कॉलेज का किसी भी बात के पर यूनिवर्सिटी के साथ कन्फ्लिक्ट आ गया है कि नहीं हम ये बात नहीं मान रहे, इसमें हमारा नुकसान है, और यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि नहीं आपने ये बात माननी है, तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू हॉस्पिटल पॉलिसीज, वर्कलोड और मैनेजमेंट डिसीजन। जिस तरह अभी अगर आपके जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं उसने कोई हेल्थ पॉलिसी बनाई जो आपके लिए नुकसानदेह है, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट में आता है। अगर आपका कन्फ्लिक्ट है उसके साथ, आपका कॉलेज है
ये किस अंडर है, यूनिवर्सिटी के अंडर है ना। अगर यूनिवर्सिटी वाले कोई चीज़ इस पे इम्प्लीमेंट करती हैं जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स या कॉलेज के टीचर्स या ओनर उसके साथ एग्री नहीं कर रहा, तो इसको हम कहते हैं कि इस कॉलेज या स्टूडेंट का इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कन्फ्लिक्ट है, तो इसको ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये जो टाइप्स हैं इसको आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। अभी हमारे पास है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट। जिस तरह इससे पहले हमने पढ़ा ना कि कन्फ्लिक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, कन्फ्लिक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? एक तो अगर आप किसी चीज पे कन्फ्लिक्ट आ जाता है, डिसएग्रीमेंट आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम आपके पास आइडेंटिफाई भी होता है और उसके सलूशन के लिए आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते हो। सेकंड, इंप्रूव कम्युनिकेशन। अगर आपके पास कन्फ्लिक्ट आता है, मिसाल के तौर पे आप किसी बात पे अपने हेड नर्स या अपने डायरेक्टर के साथ एग्री नहीं है, तो आप जाएंगे उनके पास, उनसे आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे, जिससे आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, जिससे आपको कम्युनिकेशन का तरीका इंप्रूव होगा। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव इफेक्ट है। इसके बाद इंक्रीज क्रिएटिविटी। जहाँ पे कन्फ्लिक्ट आते हैं, आप लोगों ने मैट्रिक और एफएससी में पढ़ा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल। तो ये क्या, इन्होंने ये मॉडल क्यों पेश किए? जब रदरफोर्ड था तो बोहर मॉडल की पेश करने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए कि बोहर जो हमारे पास केमिस्ट थे, वो कहते वो एग्री नहीं कर पा रहे थे कुछ बातों पर रदरफोर्ड के साथ, तो उन्होंने फिर अपना मॉडल पेश किया, उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट आया और फिर उससे क्या फायदा हुआ कि बोहर मॉडल ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक और तरीके के साथ एक्सप्लेन किया जो कि रदरफोर्ड के मॉडल से थोड़ा एक्स्ट्रा था। तो जहाँ पे कन्फ्लिक्ट आता है वहाँ पे क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, आती है। इसके बाद क्लेरिफाई इश्यूज। देखो, अगर कोई इशू डिपार्टमेंट में आ रहा है और कोई उस पर बात ही नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा? वो इशू क्लेरिफाई नहीं होगा। इसके बाद स्ट्रेंथन टीम वर्क। टीम वर्क आपका स्ट्रेंथन होता है। जब आप किसी बात पे आपका कन्फ्लिक्ट होता है दूसरे मेंबर के साथ, उसके साथ आप प्रॉपर बैठते हो, कम्युनिकेट करते हो, सही है, और आपकी बात सही नजर आती है और सही साबित होती है, तो वो पर्सन क्या होते हैं, उसका आप पे ट्रस्ट बढ़ जाता है, टीम वर्क आपका इंप्रूव होता है। जो नेगेटिव इफेक्ट है कन्फ्लिक्ट का, तो वो क्या है? देखो, जब भी कन्फ्लिक्ट आएगा नुकसान तो होगा, उससे स्ट्रेस एंड एंजाइटी बढ़ती है। अगर आपके पास कन्फ्लिक्ट नेगेटिव हो, आपके पास टीम वर्क पुअर हो जाता है, टीम वर्क आपका इंप्रूव नहीं हो सकता। इसके बाद प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है। आप जितने प्रोडक्टिव होते हो, अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो आपका काम करने का दिल नहीं करता, और क्या होता है? आपकी प्रोडक्टिविटी, पेशेंट केयर इफेक्ट होता है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन आता है, लाजमी बात है, आपका लोगों के साथ ताल्लुक वगैरह ख़राब भी हो सकता है अगर कन्फ्लिक्ट नेगेटिव हो। इसके बाद पेशेंट आउटकम आपका पुअर होगा। देखो, अगर आप किसी बात पे हेड नर्स के साथ मुत्तफिक नहीं होते, आप नर्सिंग स्टाफ है, हेड नर्स के साथ किसी बात पे मुत्तफिक नहीं होते, तो फिर क्या नुकसान होगा? फिर आप क्या करोगे? आप स्ट्रेस में होगे, आप पेशेंट की केयर सही से नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर एक स्टाफ हेड नर्स आपको मॉर्निंग ड्यूटी लगाता है जो कि आपने नहीं करनी, तो जब आप ज़बरदस्ती मॉर्निंग पे आओगे, आपका मूड ऑफ होगा, आप ना तो प्रॉपर पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हो, ना प्रॉपर अटेंडेंट के साथ डील कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट आउटकम आपका पुअर होगा। तो ये क्या है? ये नेगेटिव इफेक्ट है कन्फ्लिक्ट के। और ये जो ऊपर हमारे पास है, ये है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट। ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखना है और अपने जहन में रखना है। अभी हमारे पास कुछ सोर्सेज ऑफ कन्फ्लिक्ट है हेल्थ केयर सेटिंग में, कि हेल्थ केयर सेटिंग में कन्फ्लिक्ट क्यों आता है, वो कौन कौन से सोर्स हैं जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले पुअर कम्युनिकेशन। जब आपकी कम्युनिकेशन पुअर हो, जब आप किसी पेशेंट के मसले को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते दूसरे स्टाफ को, तो फिर क्या आएगा? वहाँ पे कन्फ्लिक्ट बनेगा।
स्टाफ कहेगा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा या मैंने नहीं सुना, आप कहोगे कि नहीं मैंने आपको कहा था। मसला कहाँ पे होगा कि आपने प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं किया उसके साथ वो मसला, तो उसका नुकसान क्या होगा कि आपके पास कन्फ्लिक्ट बनेगा। तो पहला सोर्स जो है वो है पुअर कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू अनक्लियर इंस्ट्रक्शन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और इनइफेक्टिव लिसनिंग। या आप इंस्ट्रक्शन आपके कंप्लीट नहीं होते, या आप जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो कंप्लीट नहीं, आपको पेशेंट के बारे में डिटेल नहीं पता, या आपकी जो कम्युनिकेशन आप किसी के साथ जो बात कर रहे हैं लेकिन वो सही से सुन नहीं रहा। फिर यहाँ पे क्या मसला होगा, यहाँ पे ये मसला होगा कि कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। अगर मैं कहूँ कि आप ये मेडिसिन मरीज को TDS में दो, अब TDS का क्या मतलब है कि दिन में 3 मरतबा। अब अगर आपने सुना ही नहीं, आप मेरी बात को सही से नहीं सुन रहे, या आपको TDS का पता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपसे मिस्टेक होगा और आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि उसने मुझे कहा ये मेडिसिन दो, मरीज को मैंने दे दिए, वो कहेगा कि मैंने TDS का कहा था, आप उसको कहोगे TDS का मुझे पता ही नहीं। तो फिर क्या मसला, यहाँ पे रीजन क्या बना, पुअर कम्युनिकेशन बनी। आपकी कम्युनिकेशन पुअर थी जिसकी वजह से वो क्या, वो आपकी बात को नहीं समझा और कन्फ्लिक्ट आ गया। पेशेंट जो है ना उसको थ्रेट्स में क्या कहते हैं, पेशेंट की केयर कंप्रोमाइज हुई। सेकेंड, डिफरेंसेस इन वैल्यू एंड बिलीफ। अगर दो लोगों की वैल्यूज और बिलीफ में डिफरेंस हो, एक स्टाफ जो है वो क्या करे, वो अपनी आराम को फोकस करे, दूसरा स्टाफ पेशेंट के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की फोकस करे, तीसरा स्टाफ पेशेंट की काउंसलिंग को फोकस करे, तो फिर सबके वैल्यूज डिफरेंट हैं और उनमें कन्फ्लिक्ट लाजमी बनेगा। तो अगर हमारे पास कल्चर या इथिकल या पर्सनल बिलीफ वैल्यूज वगैरह डिफरेंट होते हैं हेल्थ केयर सेटअप में, वहां पे कन्फ्लिक्ट बनता है। इसके बाद रोल एम्बिग्विटी। रोल एम्बिग्विटी किसे कहते हैं, एम्बिग्विटी कहते हैं शक व शुबात को। जब हमारे पास किसी भी पर्सन को अपने रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लियर कट पता ना हो, वहां पे कन्फ्लिक्ट बनेगा। अगर आप कहते हो कि नहीं ये काम तो आपका है, वो कहेगा मेरा काम कैसे है, मुझे तो आपने पहले नहीं बताया, मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है। तो जब किसी पर्सन को उसके रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता ना हो, वहां पे कन्फ्लिक्ट बनते हैं। इन्होंने क्या लिखा है कि रोल एम्बिग्विटी, अनक्लियर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कन्फ्यूजन। जब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर ना हो, वहां पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। टू नर्सेज एज्यूम दैट अदर विल एडमिनिस्टर मेडिकेशन। अगर कोई नर्सेज ये समझे कि मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन तो टेक्नीशियन का काम है या नर्सिंग स्टूडेंट एडमिनिस्टर करेगा, तो नहीं, नर्स को पता होना चाहिए कि मेडिकेशन फर्स्ट वो है काम है किसका, नर्सिस का। इसके बाद वर्कलोड एंड स्टाफ शॉर्टेज। जहां पे वर्कलोड ज्यादा हो, जहां पे स्टाफ शॉर्टेज हो, वहां पे कन्फ्लिक्ट्स लाजमी आते हैं। आपका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कन्फ्लिक्ट होगा, पेशेंट आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वर्कलोड आप पर ज्यादा है, आप पेशेंट की केयर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे, आपके पास स्टाफ की कमी है, तो वहां पे कन्फ्लिक्ट बनेगा। लैक ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज ना हो, हॉस्पिटल में है, अब मरीज को आप मेडिसिन बाहर से लिख के दे रहे हैं, अब वो कहते हैं कि ये तो सरकारी अस्पताल है, इसमें मुझे मेडिसिन क्यों नहीं मिल रही, सही है, तो वो फिर आपसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है और कहते हैं कि हमने वोट दिया है, हम टैक्स देते हैं। तो ये क्या है कि सोर्सेज नहीं है, रिसोर्स आपके पास कम है, जो क्या बन रहा है, जो एक कन्फ्लिक्ट का रीजन बन रहा है। इसके बाद पर्सनैलिटी डिफरेंसेस भी होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, उनका एटीट्यूड इस तरह होता है कि दूसरा उसके साथ एग्री नहीं करता, उसका स्टाइल इसी तरह होता है, उसका तौर तरीका इसी तरह होता है कि दूसरा उसको एग्री नहीं करता। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हैं जो कि कन्फ्लिक्ट का रीजन बनते हैं। लीडरशिप इश्यूज, ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि जब जहाँ पे लीडरशिप स्ट्रांग ना हो, जहाँ पे लीडरशिप प्रॉपर ना हो, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास कन्फ्लिक्टें बनेंगी। जब लीडरशिप इश्यूज होते हैं, पुअर मैनेजमेंट होती है, लोग फेवरेटिज्म करते हैं, सपोर्ट नहीं मिलता लोगों को, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट इंक्रीज होता है। इसके बाद कंपटीशन, तो जब दो लोग आपस में कंपीट करेंगे
जब दो लोगों का आपस में कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा, तो लाजमी बात है कि उनकी आपस में एग्रीमेंट नहीं होगी और वहाँ पे कन्फ्लिक्ट बनेगा। तो ये सोर्सेज हैं कन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट या कन्फ्लिक्ट के, कि कन्फ्लिक्ट आपके पास क्यों आता है, कैसे आता है। अब हमारे पास है कि क्लिनिकल सेटिंग में कन्फ्लिक्ट क्यों बनते हैं या कौन कौन से टाइप्स हैं उसके। सही है। एक हमारे पास क्या है, नर्स कन्फ्लिक्ट, तो वो मैंने आपको बता दिया। अगर दो नर्सिस का आपस में किसी भी बात पे डिसएग्रीमेंट हो, उसको नर्स कन्फ्लिक्ट कहेंगे। नर्स का डॉक्टर के साथ कन्फ्लिक्ट बन सकता है, नर्स का पेशेंट के साथ कन्फ्लिक्ट बन सकता है, नर्स का फैमिली के साथ भी कन्फ्लिक्ट बन सकता है, पेशेंट के अटेंडेंट के साथ कन्फ्लिक्ट बन सकता है। एथिकल कन्फ्लिक्ट भी हमारे पास होते हैं कि मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, आप उसको कहते हो कि नहीं आपने ये काम नहीं करना, वो कहते हैं आपका दिमाग ख़राब है, ये काम मैं क्यों नहीं करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एथिकल कन्फ्लिक्ट बन रहे। क्या मतलब, मिसाल के तौर पे एक ओल्ड एज पेशेंट है और किसी का फादर है, वो कहते हैं कि मेरा मरीज़ लो आप आईसीयू में, और एक यंग पेशेंट है उसकी भी आपके पास कॉल आती है, तो आप किसको लोगे। अब अगर ओल्ड एज को नहीं ले रहे तो बंदा कह रहा है कि ये मेरा फादर है, टैक्स तो मैं भी देता हूं, आप लोग इसको क्यों नहीं ले रहे, इसको क्यों एडमिट नहीं कर रहे हैं आईसीयू में। तो ये एथिकल डायलीमा आते हैं जो कि क्या है, जो कन्फ्लिक्ट का एक टाइप बनते हैं, या आपके पास कन्फ्लिक्ट की एक मिसाल है या एक सोर्स है कन्फ्लिक्ट का, कि जहां पे एथिकल कन्फ्लिक्ट आएंगे वहां पे मेन कन्फ्लिक्ट आपके पास डेवलप होगा। अब पेशेंट के केयर पे एक कन्फ्लिक्ट का क्या असर होता है, तो ये तो मैंने आपको एक दफ़ा बता भी दिया कि आपका जो क्वालिटी केयर जो आप प्रोवाइड करते हैं वो कंप्रोमाइज़ होता है, रिड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि आप कन्फ्लिक्ट आपका होता है, डॉक्टर के साथ आप मुत्तफिक नहीं हो, तो फिर आप किस तरह एक टीम वर्क करके मरीज़ को केयर प्रोवाइड करोगे। तो क्वालिटी केयर आपका रिड्यूस हो जाता है, मेडिकेशन एरर्स आपके पास हो सकते हैं। अगर किसी बात पे कन्फ्लिक्ट हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि इतना मेडिसिन दो, आप अपनी मर्जी का दे रहे हो, तो ये क्या होगा, मेडिकेशन एरर काज कर सकता है। इसके बाद इंक्रीज पेशेंट डिससेटिस्फेक्शन, अगर पेशेंट आपके साथ कन्फ्लिक्ट में है तो वो सेटिस्फाई भी नहीं होगा ना, उसकी डिससेटिस्फेक्शन क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। डिले ट्रीटमेंट, पेशेंट की ट्रीटमेंट डिले हो सकती है। अगर आपके पास कन्फ्लिक्ट हो तो पेशेंट की क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, उसकी ट्रीटमेंट आपके पास डिले होती है। किस वजह से? कन्फ्लिक्ट की वजह से, कि किसी भी वजह से अगर आपका कन्फ्लिक्ट नर्सिस का आपस में या पेशेंट या उसके अटेंडेंट के साथ। इंक्रीज स्ट्रेस एमंग स्टाफ, ये स्टाफ के दरमियान स्ट्रेस को भी इंक्रीज करता है। अगर आपका किसी हेड नर्स वगैरह के साथ डिसएग्रीमेंट होते हैं तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आप में स्ट्रेस होगा, आप विलिंगली क्या करोगे, ड्यूटी परफॉर्म नहीं करोगे। टीम कोलैबोरेशन पुअर हो जाती है, टीम वर्क नहीं होता। डॉक्टर नर्सिस जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में होते हैं, तो टीम वर्क उनका सही से नहीं हो सकता। इसके बाद इंक्रीज स्टाफ टर्न ओवर आपके पास कम हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट रिड्यूस जॉब सेटिस्फेक्शन, जब आपके पास क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होंगे जो कि रिजॉल्व ना हो, मसले मसाइल अगर आपके इदारे में होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ क्या होगा, आपका इदारा छोड़ के जाएगा, इदारा छोड़ के जाएगा, दूसरा स्टाफ लोगे। क्यों? क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट होते हैं आप उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं कन्फ्लिक्ट के पेशेंट की केयर पे। और लास्ट स्लाइड इस यूनिट का हमारे पास है पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर कन्फ्लिक्ट आपके पास प्रॉपरली मैनेज हो तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, जिस तरह मैंने आपको कहा। कौन सा? कि बेटर कम्युनिकेशन आपके पास इनकरेज होती है। एक मसला है, आप उस पर बैठे, एक मीटिंग हुई, कन्फ्लिक्ट थे आपस में, आप लोगों ने कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ की, वो मसला हल हुआ, आपकी कम्युनिकेशन ये क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। हेल्प आइडेंटिफाई सिस्टम प्रॉब्लम, जब कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा वहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होंगे। आपका टीम वर्क इससे इम्प्रूव हो जाता है जब कन्फ्लिक्ट आपका प्रॉपरली मैनेज हो। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंक्रीज होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। किस वजह से? जब आपके पास कन्फ्लिक्ट प्रॉपरली
मैनेज होता है। तो ये यूनिट था, यूनिट नंबर 10 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन था। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस चैनल का लिंक या इस वीडियो का लिंक अपने स्टेटस पे दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे हमारी कोशिश होगी कि हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आए। ओके, अल्लाह हाफिज़।